स्नाइपर गाजी जिस शराब खाने में दाखिल हुआ वहाँ 1/3 मेज़ें पड़ी हुई थीं। वहाँ सिर्फ अदना तबके के लोग थे। शराब खाना भी अदना तबके का था, इसलिए वहाँ शराब भी घटिया किस्म की मिलती थी। गाजी एक ऐसी मेज़ पर बैठा जिसके इर्द गिर्द कोई मेज़ खाली नहीं थी। इसके जिस्म पर भी इस वक्त घटिया किस्म का लिबास था। सूरत शक्ल में कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन अदातो अतवार इसने ऐसे बना लिए थे कि दूर से ही देखे जाने पर वो इंडिया ही का रहने वाला समझा जाता। किसी अंदाज में भी इस पर पाकिस्तानी होने का शुबा नहीं किया जा सकता था। मैले कुचैले लिबास वाला वेटर फ़ौरन इसके सर पर मुसल्लत हो गया और गाजी को इससे शराब मंगवाना पड़ी। गाजी शराब पीने का आदी नहीं था, लेकिन बाज़ मौके ऐसे आ जाते थे कि इसे पीना ही पड़ती थी। इस वक्त भी शराब खाने में वक्त गुजारने के लिए वो शराब पीने पर मजबूर था। शराब खाने में इसकी आमद बिला वजह नहीं थी। अब वो जिस किस्म की मालूमात हासिल करने के चक्कर में था वो ऐसे ही मकामात पर मिल सकती थीं। यहाँ पर लोग शराब पीकर अक्सर बहक जाते थे और फिर इनके मुंह से ऊट पटांग बातों का समंदर उमड़ने लगता था। इसके झोंक में किसी न किसी के मुंह से बाज़ औक़ात कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसका पज़े मंज़र बड़ा सनसनीखेज़ होता है। गाजी किसी ऐसी ही बात की तलाश में यहाँ पर आया था। ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि इंडिया के काफ़ी लोग गुरीलों के हमदर्द थे। इन गुरीलों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात भी रहती होंगी। इन्हीं में से कोई एक शराब के नशे में बहक कर गाजी का मकसद पूरा कर सकता था। शराब मेज़ पर आ गई तो गाजी पीने लगा। शराब खाने में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा शोर हो रहा था। शायद कोई नीची आवाज़ में बातें कर रहा हो। दफ़तन गाजी चौंक पड़ा। इससे बिल्कुल करीब की मेज़ पर इसके मतलब की बातें छिड़ गई थीं। 2 शराबी थे, जिनमें से एक कह रहा था, तुम इस तरह मुल्क कौम से गद्दारी करोगे। आपस के झगड़े की आग को इतनी हवा ना दो कि कौम पर कोई आंच आ जाए। दूसरे शराबी ने हकारत से सर झटका। वो बहुत ज़्यादा नशे में मालूम होता था। इसने एक हिचकी लेकर कहा, मास्टर फीटी, सूर के बच्चे, मुझे पीट कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस सूर के बच्चे का राज ज़रूर फाश करूँगा। मुझे मुल्क कौम से कोई दिलचस्पी नहीं। गाजी इनकी गुफ्तगू पर तवज्जो नहीं देता अगर बीच में मुल्क कौम की बात ना आई होती। शराबी के साथी ने कहा था कि आपस के झगड़े की आग को इतनी हवा नहीं देना चाहिए कि मुल्क कौम पर आंच आ जाए। इस सिलसिले में शराबी की ज़ुबान पर किसी मास्टर फेटी का नाम आया था, जिसने मार पीट कर अपनी मुलाजमत से इसे निकाल दिया था। इसका इंतकाम लेने के लिए वो शराबी कम अज़ कम नशे में इस बात पर आमादा था कि मास्टर फेटी का राज फाश कर दे। लेकिन वो राज कैसा था जिससे मुल्क कौम पर आंच आ जाती? गाजी यही सोच रहा था, मगर ये राज जान नहीं सका। दोनों शराबियों में कुछ देर बाद झगड़ा हो गया और फिर ये झगड़ा इतना बड़ा कि मास्टर फेटी का राज जाहिर करने वाला मारा गया। दूसरे शराबी ने इसके सीने में चाकू उतार दिया था। शराब खाने में मकतूल और कातिल दोनों ही के साथी थे, जो कत्ल के बाद आपस में भिड़ गए थे और गाजी भी इस झगड़े की लपेट में आ गया था। कातिल झगड़े के दौरान जख्मी होकर बेहोश हो गया था। शोर गुल की आवाज़ बाहर तक गई थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ फौजी अंदर घुस आए। उन्होंने शराबियों को ललकारा, मगर कौन सुनता है। आखिर हवाई फायर किए गए तो बहके हुए जहन चौंक पड़े। तूफ़ान थम गया, लेकिन इतनी ही देर में शराब खाने का कबाड़ा हो चुका था। तमाम शराबी गिरफ्तार कर लिए गए। इन गिरफ्तार होने वालों में गाजी भी था। अरे, इसे तो कत्ल किया जा चुका है। एक फौजी शराबी की लाश को देखता हुआ कहने लगा, ये है कातिल। गाजी ने बेहोश पड़े कातिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके सर पर गहरा जख्म है, कहीं ये मर ना जाए। किसी ने इसके सर पर बोतल दे मारी थी। तुम बहुत पारसा मालूम हो रहे हो, एक फौजी ने तंजिया लहजे में कहा। गाजी चुप होकर रह गया। वो फ़िलहाल चुप ही रहना चाहता था। ज़ख्मी कातिल को फ़ौरन अस्पताल भेज दिया गया और इसकी थोड़ी देर बाद तमाम कैदी एक फ़ौजी के ट्रक में ठूंस दिए गए। वो ट्रक इन्हें लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया, जहां फ़िलहाल फ़ौजी ही काम कर रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर इन सब को एक ही बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। अब इन सब का नशा हरन हो चुका था। वो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये क्या हो गया। गाजी ने एक दीवार से टेक लगा ली थी और सिगरेट जला के हल्के हल्के कश लेता हुआ सोच रहा था। ये तजर्बा भी ज़िंदगी भर याद रहेगा। थोड़ी देर बाद एक फ़ौजी सिपाही आया और इनमें से एक को लेकर चला गया। कुछ देर बाद फिर आया और दूसरे को लेकर चला गया। कैदी एक एक करके जाते रहे। जो चला जाता था इसकी वापसी नहीं होती थी।
गालबन पूछगछ का सिलसिला जारी था, जिसके बाद वो किसी दूसरे कमरे में पहुंचा दिए जाते थे। 11 आदमियों के बाद गाजी का नंबर भी आ गया। पूछगछ करने वाले फौजी अफसर के जिस्म पर कैप्टन की वर्दी थी। इसने गाजी को घूरकर नीचे से ऊपर तक देखा और फिर डपट कर कोई सवाल करने ही वाला था कि गाजी ने अपनी जेब से एक सुनहरा सिक्का निकालकर इसके सामने कर दिया। कैप्टन का मुंह खुले का खुला रह गया। इसकी आंखों से हैरत झांकने लगी। गाजी ने वो सिक्का फिर अपनी जेब में डाल लिया और मदम लहजे में बोला, आपके अलावा किसी को भी मेरे बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। तशरीफ़ रखिए ना। नहीं, मैं अब जाऊंगा। सिर्फ 2 बातें करना है आपसे। एक ये कि शराबी के ज़ख्मी कातिल की हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर दीजिए। शायद आप इससे गुरीलों के बारे में कुछ मालूम कर सकें। दूसरी बात ये कि क्या आप मिस्टर फैटी के किसी नाम के आदमी के बारे में जानते हैं? वो यहाँ का अमीर तरीन आदमी समझा जाता है। वो जेवरात की सबसे बड़ी दुकान फैटी ज्वेलर्स का मालिक है। कुछ दिन पहले इसकी दुकान पर डाका पड़ा था। इन डाकुओं का अब तक पता नहीं चल सका। अच्छा, इसका पता ही बता दे मुझे, दुकान का भी और घर का भी, और हर इस जगह का जहाँ से इसका कुछ ताल्लुक़ है। कैप्टन ने कई पते बताए जो गाजी ने अपने पास नोट कर लिए। फिर कहने लगा, आप अपने मातहतों को भी मेरे बारे में नहीं बताएंगे। अब आप मुझे इस तरह रुखसत कर दीजिए जैसे आप मेरी तरफ से मुतमिन हो गए हैं। गाजी ने कैप्टन के कान में सरगोशी की स्याह रात, और इसके बदले में सुबह की तलाश का जवाब पाकर गाजी वहाँ से रुखसत हो गया। सोफिया ने फैसला किया कि वो राजन से अपने रवैये की मादरत चाहेगी और इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करेगी। कुछ देर बाद ही वो अपने इस फैसले पर अमल कर चुकी थी। इसने बहुत जल्द राजन को शीशे में उतार लिया। इसने खुद को राजन के सामने एक मजलूम और दुखी इंडियन लड़की के रूप में पेश किया था और अपनी अदाकारी में कामयाब भी रही थी। फिर 6 बजे के करीब राजन यक बार चौंका। इसने अपनी घड़ी पर नज़र डाल ली और खड़ा होकर बोला, अच्छा मिस निगार, फिर मुलाकात होगी। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका। बहरहाल मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। आप मुझे भी हमेशा एक अच्छी दोस्त पाएंगी। फिर वो इतनी जल्दी में रुखसत हुआ कि सोफिया हैरान रह गई। आखिर वो कैसा काम था जिसने राजन को इतनी उजलत करने पर मजबूर कर दिया? मुझे इसका ताक़ुब करना चाहिए, सोफिया खुद में सोचने लगी। राजन होटल से निकल चुका था। सोफिया जल्दी से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जब वो बाहर पहुंची तो राजन कहीं दिखाई नहीं दिया। सोफिया ने हर तरफ नज़र दौड़ाई मगर नाकाम रही। सोफिया ने एक ठंडा सांस लिया और बरामदे के एक सुकून से टिक गई। इसे इस बात का अफसोस था कि इसने राजन के ताक़ुब का फ़ैसला इतनी देर से किया कि राजन नज़र से ओझल हो गया। कुछ देर बाद सोफिया सुकून से अलग हटी और फिर पलटकर अपने कमरे की तरफ चल दी। वो अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गई। इससे गाजी का ख्याल आया, न जाने वो रंग नगर पहुंच चुका होगा या नहीं। अगर पहुंच भी चुका हो तो इसके बारे में क्या जान सकती थी। हाँ, अगर गुज़श्ता रात ही की तरह फिर कोई इत्तेफाक पेश आ जाता तो दूसरी बात थी। 6:30 बजे सोफिया ने रेडियो का स्विच ऑन कर दिया। वो गुरीलों के खुफिया रेडियो स्टेशन की नशरियात सुनना चाहती थी। वो खुफिया रेडियो स्टेशन रोज़ाना 6:30 बजे अपना प्रोग्राम शुरू करता था। पहले खबरें सुनाई जाती थीं जिनका लुब्बे लुबाब ये होता था, गुरीलों की तूफ़ानी यलकार ने पाकिस्तानी फ़ौज की सफ़ों में तबाही मचा रखी है। खबरों के बाद चंग जंगी नगमे सुनाए जाते थे। इसके बाद एक तंज़िया फ़ीचर जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज पर कीचड़ उछाला जाता था। आखिर में इंडियन का कौमी नगमा होता था। ये प्रोग्राम रोज़ाना ठीक 6:30 बजे शुरू होकर 7:30 बजे ख़त्म होता था। लेकिन आज सोफिया को हैरत हुई कि खुफिया रेडियो स्टेशन खामोश था। सोफिया ने चेक किया कि सुई गलत जगह पर तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। सुई बिल्कुल सही जगह पर थी। सोफिया ने इसे इधर उधर हरकत दी, लेकिन तब भी इसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सोफिया को ख्याल आया शायद रेडियो में कोई ख़राबी पैदा हो गई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था। दूसरा स्टेशन लगते ही आवाज़ आने लगी। सोफिया ने फिर खुफिया स्टेशन लगाया और इस वक्त रेडियो से मौसीकी की लहरें उठने लगीं। इंडियन आज़ाद रेडियो पर पाकिस्तानी कौमी तराना के पहले अल्फाज पाक सरजमीन शादबाद के अल्फाज सुनकर सोफिया एक झटके से कुर्सी पर बैठ गई।
यकीनन ये पाकिस्तानी स्नाइपर गाजी का ही कारनामा था, जिसने इंडिया के रेडियो पर पाकिस्तानी कौमी तराना लगाकर पूरे इंडिया को ललकारा था। पाकिस्तान का कौमी तराना ख़त्म होते ही रेडियो पर खड़ खड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी और इसके साथ ही रेडियो की पहुंच इंडिया में दोबारा आ गई थी। अब इस पर उभरने वाली आवाज़ कुछ यूँ थी, ये आज़ाद इंडियन रेडियो स्टेशन है। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे हालात में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए प्रोग्राम शुरू करने में कुछ देर हो गई। अब आप खबरें सुनिए। इसके साथ ही पूरे आज़ाद इंडियन रेडियो स्टेशन में एक खलबली मची हुई थी। स्नाइपर गाजी ने पूरे इंडिया को ललकार दिया था और अपनी जुर्रत व बहादुरी का एक नमूना पेश कर दिया था, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। कहानी जारी सारी है। इससे अगली अक़सात में आप जान सकेंगे कि गाजी स्नाइपर कैसे पूरे इंडिया को नाकों चने चबवाता रहा। इंतज़ार कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।